जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। जी, सो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, इट इज द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज। आप लोगों को ये बात पता थी कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं वो हमने तीन तरह की डिस्कस की थी। वेलोसिटी होता क्या है? बेसिकली जो वेलोसिटीज होती हैं उनको अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो इट इज द स्पीड स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और एक पर्टिकुलर जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं उनकी एनर्जी और दूसरी हम देखते हैं उनकी स्पीड। ठीक है। अब एनर्जी और स्पीड, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी वेरी करती हैं। स्पीड तो उसकी जो मूविंग स्पीड है, जो उसकी मूव करने की एबिलिटी है, वो उसकी स्पीड है, और उसके पास कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है, ये उसको हम कहते हैं कि ये उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बताती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल की, वो टोटली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, क्या होगा कि मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटीज है वैसे वैसे जो जो एनर्जी है वो उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी स्पीड का पे भी कोई इफेक्ट हुआ है या स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। जो स्पीड है मॉलिक्यूल की, फॉर फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को पता है वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल है गैस के वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है। रैंडमली मूव करते हैं और बहुत रैपिड मूव करते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब जो चेंज आता है स्पीड के अंदर, वो क्यों आता है? वो आता है कुलियन की वजह से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक एक और क्लॉ ये भी है कि जो मॉलिक्यूल के दरमियान कुलियन होती है, यानी कि वो जो एक दूसरे से टकराते हैं, इसको कुलियन कहते हैं, वो जो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कुलियन का क्या मतलब होता है कि ऐसी तमाम कुलियन कि जिसमें जो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी है, जो नेट एनर्जी लॉस है, वो क्या है? जीरो है, यानी कि एनर्जी ने कांस्टेंट रहना है। और ये तो बात हमें पता है, लॉ ऑफ एनर्जी भी हमें ये कहती है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ओवरऑल एनर्जी ने कांस्टेंट रहना है। कुलियन के साथ भी यही होता है। मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और उनकी जो मूवमेंट है ये रैपिड भी बहुत ज्यादा होती है। अब उनकी जो स्पीड होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। वो क्यों होती है? वो कुलियन की वजह से होती है। जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे को आके हिट करता है, वो उसको फोर्स करता है, वो उसको इनहेंस करता है और उसकी स्पीड तेज करता है, वो मॉलिक्यूल जाके आगे फर्दर किसी मॉलिक्यूल को टकराता है। इस तरह उनकी आपस में इतनी कुलियन होती है कि उनकी जो स्पीड होती है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होती है वो चेंज होती जाती है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं वो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की हैं जो ड्राइव की गई थी। एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड लास्ट वन इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब जो इनके नाम है वही इनको डिफाइन ऑलरेडी कर रहे हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो एक एवरेज होती है, जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब एक एवरेज स्पीड है जो मैक्सिमम ने अटेन की होती है, ना तो वो बहुत ज्यादा होगी ना वो बहुत कम होगी। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक की अलग अलग अगर आपको स्पीड पता है, आप उनको एडअप करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये इसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं इनको मैक्सवेल ने भी ड्राइव किया था और हमें पर्टिकुलर फार्मूलाज भी दिए थे, लाइक इट इज इक्वल टू 8 RT आवर पाई एम। सो ये जो फार्मूलाज हैं इनके अकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड पता है फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट वेलोसिटी थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसमें क्या है? दैट इज सिंपली टेकन आउट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। उसको भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास इंडिविजुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
ईच मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है आप उसका स्क्वायर ले रहे हैं, देन टोटल नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज भी आती हैं। इसके बाद जो लास्ट थिंग होती है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, एंड मोस्ट के मोस्ट ऑफ द चांस, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास वो वेलोसिटी होती है जो हमें क्या बताती है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं गैस के, उनमें से अगर 70 टू 75% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो देखिए 75 इज अ ह्यूज पोर्शन, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन 50 meter per second velocity, so that is called the most probable velocity। इसके लिए भी बकायदा हमें फार्मूलाज दिए गए थे, उनके अंदर आप पुट करके किसी भी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग जो न्यूमेरिकल सॉल्वेशन है हमारे पास अगर एक जो यहाँ पे प्लस जो एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपको मैथ्स दिया गया है तो आप लोगों ने कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस जो लॉ के रिलेटेड है, जो मैक्सवेल ने ड्राइव किए हैं, और हमेशा जो आप मैथ्स लेंगे वो आप किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में नहीं लेंगे। बार दफा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट टेबल देखते हैं वहां पे हम मोलिकुलर वेट्स की बात करते हैं, हम तो ग्राम कह मैम, देते हैं। जी जी। मैम स्क्रीन हेल्ड है कहाँ पे हेल्ड है? मैम, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इससे आगे नहीं आई। तो मैंने की नहीं है, ये तो मैं आपको रिवाइज कर रही थी पीछे वाला। मैम वो फार्मूलाज के ऊपर एक कंफ्यूजन थी। जी जी। जी जी, बोले बोले, इट्स ओके, बताएं आप कहाँ पे कंफ्यूजन है। मैम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो मैम उसमें थोड़ा सा उसका हुआ था। जी जी बोले, डिस्कस करें। मैम वो न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है उसके ऊपर थोड़ा सा था। न्यूमेरिकल नंबर 4, लेट्स टेक अ सेकंड, मैं खोल लूं न्यूमेरिकल नंबर 4। जी, न्यूमेरिकल नंबर 4, is it that supposed that the average velocity VRMS of the carbon dioxide molecule in a flame is found to be 1.0 into 10 raised power, it is power, sorry वो उसका सबस्क्रिप्ट मिस है, मीटर पर सेकेंड, what temperature does this represent? जी अच्छा, अब बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैम इसका समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से वो फार्मूलाज वगैरह में, या तो इसे जब हम डेरिवेशन वगैरह करते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, VRMS, ठीक है। फर्स्ट थिंग देखें, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ आपको पूछा गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको इस वक्त स्क्रीन पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। ठीक है, सही है। अब ये देखें कि ये फार्मूला जो मेरे पास यहाँ पे लिखा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3r/m, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हमें पता है ये वेलोसिटी है, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी, जनरल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड m इज द मोलिकुलर मास, इज इट। अच्छा, अब इस गिवन क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने सपोज करना है कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं, देखें, ये कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो वो मॉर्निंग से है या इवनिंग से, बहरहाल जो भी है ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी दी गई है, ठीक है, आप किसी भी कोई भी आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी है, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ऑल्दो इनके आंसर डिफरेंस आएंगे, ठीक है, डिफरेंट आएंगे, और इतना कुछ ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा, माइनर डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस आएंगे। आंसर सेम कब होंगे, ये देखें, हमारे पास ना इनकी ये जो कंपैरिजन टर्म्स हैं, अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला पुट करके, आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक है, किसी भी चीज की वेलोसिटी का, सेम वैल्यू पे अगर आपने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पुट किया, आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल के अंदर भी डिफरेंस, जो आपके पास जो डिफरेंट आंसर आएंगे।
आपके आंसर सेम कब होंगे? जब इनकी जो रिस्पेक्टिव रेशियो है, आप अपने आंसर को उनके साथ मल्टीप्लाई अगर कर दोगे ना, तो आप जो सी मर्जी वेलोसिटी यूज कर रहे हो, आपका आंसर उन मॉलिक्यूल्स के लिए सेम आएगा। अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आपको मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है कि आप एवरेज वेलोसिटी से करें, ठीक है, आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू बता देंगे कि इसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी है। अगर मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर कहा है, उसका आप लगा दें, आपके पास डेफिनेटली आंसर जो से है ना वो वेरी करेंगे, और इतने ज्यादा वेरी नहीं करेंगे, वेरी करेंगे लेकिन माइनर करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है, जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमेशा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के मिड में ही आएगा इसका आंसर। आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लें, उन तीनों की जो वेलोसिटीज जहां पे आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वन बाय वन आप इन तीनों वेलोसिटीज को पुट करें वेलोसिटीज की, तो आप देखेंगे कि आपकी वेलोसिटीज अलग आ रही हैं। लेकिन अगर आप इन रिस्पेक्टिव जो रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जो वेलोसिटी का आंसर है वो सेम आ जाएगा। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती कि आपको कौन सी वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी कोई भी हो, आपका आंसर ठीक होगा। और अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर कुछ गलत है या क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही कि भाई मैंने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी यूज करनी है, रूट मीन करनी है या मोस्ट प्रोबेबल करनी है, ये कोई इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं है। आप जिस मर्जी वेलोसिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, और एंड पे आप क्या करें, आप उसकी रिस्पेक्टिव रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर तो आपके आंसर सेम आ रहे हैं, देन योर क्वेश्चन इज 100% करेक्ट। ठीक है, एक ये बात। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये बच्चे का क्वेश्चन है, उसने कहा है कि मुझे इसकी समझ नहीं आई। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेट करना है। आप ये फॉर्मूला देखें, क्वेश्चन के अंदर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। मैस भी आपको 44 ग्राम पर मोल दिया गया है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ऑल द यूनिट इन एसआई, ठीक है। एसआई इंटरनेशनल जो यूनिट है उसके अंदर आपने पुट करना है। जनरल गैस कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट वैल्यू है, इट इज 3.8.13 जोन सी है, वो आप यूज करेंगे। टेम्परेचर यू हैव टू यूज 273, नहीं टेम्परेचर तो आपने कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें। अंडर रूट खत्म करने का क्या तरीका है, यू हैव टेकन द स्क्वायर, सो आप उसका स्क्वायर ले लें। जो चीज इक्वल की इस साइड डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है टेम्परेचर के साथ, वो उधर जाके ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। आंसर पुट करें तो सिंपल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। समझ आई? जी मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और बात है, ये तो चले क्वेश्चन इतना सिंपल ही था। अगर आपको पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम और द प्रेशर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ। आपने जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा है कि हमारे पास पीवी इज इक्वल है एनआरटी के, ठीक है। और ये देखें, हमेशा अगर आपके पास एन यानी कि नंबर ऑफ मोल जो गैस के हैं वो अगर 1 के इक्वल हो जाए, तो पीवी किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर टी के। सो अगर आपको कहा जा सकता है फॉर द 1 मोल ऑफ गैस इट्स एवरेज स्पीड इज दिस वन, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर और द वॉल्यूम। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में ये जो आर टी है इसको इक्वलाइज कर देना है प्रेशर एंड वॉल्यूम के, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तमाम फार्मूले के साथ यही है। जनरल गैस इक्वेशन यहाँ पे यूज हो रही है और आप इसकी वजह से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम। मैम, 7वां जो न्यूमेरिकल था उसमें टेम्परेचर तो था वो सेल्सियस में लेते हैं तो अलग वैल्यू आती है आंसर में, और अगर केल्विन में लेते हैं अलग वैल्यू आती है उसकी। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले बात देखो, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि यू हैव टू टेकन द एसआई यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। केल्विन। Kelvin. So if the temperature is given the Celsius degree centigrade, then you have to add 273. It will equal to the Kelvin temperature. अगर 24 डिग्री या 273 ऐड करें कितना आ जाएगा? It is 298 Kelvin. You have to put it. Your that answer is correct.
ठीक है, ये बात आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया। आपको ना अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज अगर पूछे जाते हैं, अब देखिए आंसर सेल्सियस डिग्री के साथ भी दिया जा सकता है, आंसर केल्विन के साथ भी दिया जा सकता है, फ़ारेनहाइट के साथ भी दिया जा सकता है। इट्स योर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव चूजन द एसआई यूनिट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड, उसको कंफ्यूजन थी, क्लियर होगी। ओके, एनीवन एल्स? मैम जी जी। मैम हमें अगर प्रेशर फाइंड आउट करना हो, फिर हम आरटी को तो यूज नहीं करेंगे ना, उसकी वैल्यूज भी नहीं दी जाएंगी हमें, फिर हमें वॉल्यूम ही दिया जाएगा ना, वॉल्यूम और मास। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए ना, आपको अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लिया है तो डेफिनेटली मैं आपको उसकी प्रेशर की वैल्यू दूंगी। अब देखिए ना, एक थोड़ी सी और भी बात है, प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर का भी एक फॉर्मूला होता है। किसके इक्वल होता है? एफ पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स इनटू एरिया, इज इट? तो वो जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के क्लैरिफाई हो जाता है कि क्या है। डेफिनेटली अगर मैंने आपको P इंटू वी कहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है। अब जो आप लोगों ने लॉज पढ़े हैं, बॉयज लॉ पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा। अब अगर आपको पता है बॉयज लॉ क्या कहता है, प्रेशर और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इनवर्स रिलेशन है उनका, या जो चार्ल्स लॉ है, उन लॉज को भी यूज करते हुए हम प्रेशर और इस तरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आपको अगर प्रेशर या वॉल्यूम कहा गया और अगर उसके अंदर वेलोसिटी की चीज मेंशन है, देन आप ये फार्मूला यूज कर लें। और उसके अंदर अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है, डेफिनेटली उसका जो सोल्यूशन है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल तो यही होता है ना कि कुछ गिवन डाटा भी होता है। उस गिवन डाटा को पढ़ते हुए आप लोगों ने करेक्ट वन फार्मूला चूज करना है। प्रेशर वॉल्यूम तो अगर हमने वैसे यूजली फाइंड आउट करना हो, हम प्रेफर किसको करेंगे? डेफिनेटली हम लोग बॉयज लॉ की तरफ चले जाएंगे। अगर हमने कुछ डिफरेंशिएट करना है, जैसे पी वी इज इक्वल टू के, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए, तो वो फिर हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी वहां पे मैटर करती है कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम? वैसे अभी तक ना कुछ 3-4 बच्चों ने ही जमा कराई हैं, लेकिन जिन्होंने कराई हैं उन्होंने ठीक कराई हैं, इट्स गुड, अच्छा था। आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, एफएससी के अंदर काफी एक्सप्लेन हुआ है। आप लोग वहां से काफी इसकी हेल्प ले सकते हैं। और जो आपकी असाइनमेंट भी है ना, वो सिर्फ ऐसे देखने में लंबी लगती है और मुश्किल लगती है, अगर आप उसको पढ़ें और उसको सॉल्व करें तो इट इज वेरी इजी। हाँ, थोड़ी सी टर्म जरूर मुश्किल लिखी होंगी वहां पे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अब आप हैं भी तो भाई BS 5th सेमेस्टर के, आफ्टर ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, एफएससी के तो नहीं है कि सिंपल सिंपल ही कह दिया जाए। अच्छा जी, चले एनी हाउ आज हम ये देखेंगे कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो मैक्सवेल इज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ द गैसेस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें पता है कि जो स्पीड और एनर्जी, इन दोनों को हम लोगों ने देखा है कि ये अलग अलग चीजें हैं। स्पीड जो उसकी मूवमेंट है, और ड्यूरिंग मूवमेंट उसके पास जितनी पावर है उसको हम कहते हैं उसकी एनर्जी है। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही होती है। 25 सेल्सियस पे एनर्जी कांस्टेंट है, अगर आप उसकी एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इंक्रीज होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर पे वो भी डिपेंड जरूर करती है, लेकिन वो रैंडमली चेंज होती रहती है। अगर अभी इस वक्त वो 50 मीटर पर सेकंड है, हो सकता है कि अब से कोई 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, और पिछले मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है, तो वो रैंडमली डिक्रीज होती हैं। तो जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया था, एक प्लॉट ड्रॉ किया था। और वो प्लॉट किसके दरमियान ड्रॉ किया था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान और स्पीड के दरमियान। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पे ये प्लॉट नजर आ रहा है, ये एक प्लॉट है, और इस जो प्लॉट की जो शेप है दैट इज द बेल शेप। ठीक है, बेल शेप का क्या मतलब है कि एज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल है, बेसिकली इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। यू कैन सी, यू कांट से दैट इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
ये बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है, क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है, दोबारा से जो उनकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने फ्रैक्शन लिख लिया है कि ये 0 पॉइंट कंसीडर कर लें, इसको मैं कह दूं कि ये 5 है, यानी कि जो हमारे पास 0 से 5 तक के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 10 लिख लें, इसी तरह 5 के इंटरवल से लिखते जाएं, हमारे पास 15 है, 20 है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमने, हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं हम कर सकते, और ये पॉसिबल भी कभी नहीं है कि आप एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप देखें, अगर मैंने आपको 1 मोल भी कहा है तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे गैस के, 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल है एक इंडिविजुअल की, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए हम फ्रैक्शन बना लेते हैं कि 0 से 5 तक का वो फ्रैक्शन है कि 0 से 5 तक वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड इतनी है, 5 से 10 तक वो होंगे जिनकी इतनी है, फ्रैक्शन बन चुका है। अब फ्रैक्शन की स्पीड फाइंड आउट करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 5 तक के मॉलिक्यूल की आप देखें स्पीड बहुत कम है, लेकिन अगर हम 20 से 25 का जो दरमियान का जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल की स्पीड देखें तो देखें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। इसी तरह अगर मैं 10 से 5 तक की आपको कहूँ स्पीड, तो देखें वो अगेन कम है। तो हमेशा ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तो स्पीड कभी फाइंड आउट नहीं की जा सकती। ऑल्दो हम लोग न्यूमेरिकल्स में आपको कह दिया कि भाई देयर आर 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यू हैव टू कैलकुलेट देयर स्पीड, वो सिर्फ हमारे पास थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमें उनका फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। हमें रेंज हम बना देते हैं कि भाई इतने से इतने इस फ्रैक्शन में डाल देते हैं, इधर से इतनी, और फिर उनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं। जब मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने वहां पे किया था तो वहां पे उनके पास एक कर्व आ गया था, और इसको उन्होंने क्या कह दिया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके अंदर तमाम की तमाम वेलोसिटीज फॉल करती हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी भी, मोस्ट प्रोबेबल भी, रूट मीन स्क्वायर भी, तीनों की तीनों जो वेलोसिटीज हैं वो कहाँ फॉल करती हैं, इस ये जो आपके पास एरिया है, या ये बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे तमाम के तमाम जितने मॉलिक्यूल हैं उनकी जो वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी है बेसिकली वो इस एरिया के अंदर है, ये जो बेल शेप कर्व है इसके अंदर। तो तीनों की तीनों वेलोसिटीज यहाँ पे फॉल आउट करती हैं, और मैक्सवेल ने उनको जब यहाँ पे फॉल कराया और बकायदा उसको ड्राइव करके उनके जो रिलेशंस हैं वो भी ड्राइव किए थे। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो पीक है कर्व की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। डेफिनेटली ये देखें, ये क्या इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो उसकी स्पीड है ये इन मॉलिक्यूल्स की है। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो यहाँ पे आ जाएगी, इसको अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिजिट होगा 500 सपोज कर लेते हैं। अब ये 500 मीटर पर सेकंड तो ठीक है, स्पीड आ गई है, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे वो वेलोसिटी आएगी जो मोस्ट प्रोबेबल होगी, यानी कि जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने अटेन की होगी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो वाली वेलोसिटी अटेन की होगी उसको हम मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। इसी तरह अगर आपने एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो वो भी आपको इस ग्राफ से पता चल जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ आएगी, वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबल से कम ही होगी, तो वो इधर करके आएगी बेसिकली। मोस्ट एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला गिवन है, और हमेशा एवरेज वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से कम ही आएगी। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये होती है, देखें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में तो वो मॉलिक्यूल भी इंक्लूड होंगे ना जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल से हो सकता है ज्यादा हो या कम हो। जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि 100 मॉलिक्यूल में से 75 की 500 है, आपने उसको मोस्ट प्रोबेबल कह दिया। जो बाकी 25 है हो सकता है उनमें से किसी की 500 से ज्यादा भी हो, किसी की 500 से कम भी हो, तो व्हेन यू हैव टेकन द एवरेज तो ओवरऑल रिजल्ट हमेशा उसका डिक्रीज जाएगा। ये हमें रेशो से भी पता चल सकता है। इसी तरह जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका क्या होगा, वो फर्दर एवरेज वेलोसिटी से भी डिक्रीज जाएगी, ठीक है।
ये आपने प्रैक्टिकली जो आपको एग्जांपल असाइनमेंट की दी है उसके अंदर भी इससे आपको क्लैरिफिकेशन हो सकती है, वहां पे भी आपको पता चलेगा। रिटनली करेंगे जो मैक्सवेल के फार्मूलाज उसने ड्राइविंग बेसिस पे किए हैं कि इन एवरी वेलोसिटीज के अंदर फर्क आता है, लेकिन ये वेलोसिटीज इक्वल कब होंगी? जब आप इनको इनके कंपैरिजन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, तो ये जो पीक है कर्व के अंदर इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नोन एज बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली इसको हम सिर्फ बोल्ट्जमैन के नाम से कहा जाता है। ऑल्दो देयर आर टू साइंटिस्ट, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, दोनों ने ये मिलके काम किया था। इसके बाद उनकी वही बात थी कि भी जो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट स्पीड्स हो जाती हैं, लेकिन जो मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल किया था। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है कि उसने एक रेंज बना दी थी। फ्रैक्शन का मतलब है कि रेंज, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड फाइंड आउट करना डिफिकल्ट थी, इसलिए उसको फ्रैक्शन बना के जब उसका प्लॉट ड्रॉ किया था इससे पता चल जाएगा। इसके अलावा फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट है हायर स्पीड एट हायर टेम्परेचर, इसके जो आगे डिफरेंट इफेक्ट है बोल्ट्जमैन के वो हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास ऑन द स्पीड। ये हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी फॉर द वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म ये है, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज द सेकंड टर्म, ये इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है, EXP एक्सपोनेंट पावर है। अब देखें ये यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं और इस दो पार्ट के बेस के ऊपर हमें जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं उसका पता चलता है। इसके अंदर जो हमारे पास है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये वाला पार्ट है, ये तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दो फैक्टर के ऊपर। एक पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बकायदा डेरिवेशन है, उसको ड्राइव करने के बाद ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये इसका फाइनल रिलेशन है, ठीक है। और इस रिलेशन के ये जो रिलेशन है ये दो फैक्टर्स पे कंसिस्ट है। अगर आप पहला वाला फैक्टर देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास 4 पाई कांस्टेंट है, m हमारे पास मैस है, 2 पाई कांस्टेंट है, k टेम्परेचर भी हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है, ऑल्दो इसको हम लोग कांस्टेंट भी रख सकते हैं, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर गैस। एक हमारे पास यहाँ पे ये है और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल पावर में, ठीक है। अब ये जो पहला फैक्टर है यहाँ पे इसको यूजली, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो v है ना ये भी इसके साथ ही है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ये फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये वाली वेलोसिटी है और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर है। तो ये जो वेलोसिटी है फैक्टर ये कब फेवर करता है? ये प्रेजेंस मॉलिक्यूल को हाई वेलोसिटी के लिए फेवर करता है, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट द फ्यू मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर द जीरो। तो अगर आप इस फैक्टर को जीरो कंसीडर करेंगे तो सिर्फ ये जो फैक्टर है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसको पार्टीशन कर दूं, दिस फैक्टर v स्क्वायर, ये जो फैक्टर है ये किनको वेलोसिटी को फेवर करता है? हाई वेलोसिटीज को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल हैव द हाई वेलोसिटी, लेकिन जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर आता है वो हमारे पास किन मॉलिक्यूल्स को फेवर करता है? ये उन मॉलिक्यूल्स को फेवर करता है जिनकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है? वो लो वेलोसिटी है। इसकी ये यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है जो स्पीड है, ठीक है, दैट इज द v स्क्वायर, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसको फेवर करता है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर फेवर करता है लो वेलोसिटीज को, ठीक है, लो वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये जो हाई वेलोसिटीज है मॉलिक्यूल की उनको क्या करता है? उनको ऑलमोस्ट निजिबल करता है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है दैट इज द v स्क्वायर वाला, और ये सारी कांस्टेंट टर्म आ जाती है, ये फैक्टर किसको फेवर करता है? ये उन मॉलिक्यूल्स को फेवर करता है जिनकी वेलोसिटीज क्या होती हैं? हाई होती हैं। तो मॉलिक्यूल तो दो ही तरह के हो सकते हैं, या उनकी वेलोसिटीज हाई होंगी या लो होंगी। लेकिन अगर इस फैक्टर को जीरो कंसीडर करें तो इसका क्या मतलब होगा कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन अगर आप जो फैक्टर 1 है इसको आप लोग इग्नोर कर दें,
ठीक है। तो जो फैक्टर 2 है सिर्फ ये रह जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो गिवन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तमाम के तमाम गैस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, तो इसकी बकायदा जो थी वो एक डेरिवेशन है, उसके बाद ये हमें इसका वो पता चलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अभी डेरिवेशन नहीं डाली थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था अभी के कब आपके ओपन होने हैं, और फिर डेरिवेशंस का ऐसा हमारा कोई कंसर्न नहीं फिर रहा था, इसलिए हमने सिर्फ इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिया था। और फाइनल एक्सप्रेशन से जो कंक्लूजन था वो क्या था, वो यही था कि अगर आप वेलोसिटी वाला फैक्टर यूज करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हाई है, और अगर आप इसको इग्नोर करके सेकंड फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बताता है, वो ये कहता है कि ये दोनों अपोजिट फैक्टर हैं और ये दोनों उसको लो करता है। ये जो फैक्टर 2 है ये लो वेलोसिटीज को फेवर करता है, और जो फैक्टर 1 है ये हाई वेलोसिटी को फेवर करता है। और ये दोनों फैक्टर जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हैं ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। जी ये देखें, ये वही अगेन बात आ गई है कि जो ये जो एक प्लॉट है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उसके बाद पता चला था कि जो पीक है कर्व की वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताती है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी एंड जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है वो हमेशा उसके मुकाबले में रिलेटिवली कम होती हैं। लेकिन ये इक्वल कब होंगी, जब इनका जो एक हमने पर्टिकुलर कंपैरिजन निकाला है अगर उस आप होल नंबर के साथ इन वेलोसिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो इन तीनों वेलोसिटीज का रिजल्ट जो सा है वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए एवरेज का मतलब तो होता ही मिड है, सबसे प्रोबेबल का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी पाई जाएगी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा मिड में होती है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी दैट हैविंग द मिनिमम वैल्यू। इसके बाद ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अब आपको पता है कि अब जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब हाई टेम्परेचर अलाउ करता है कि अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ करेक्टिव एंड काजिंग विद द बोल्ट्जमैन प्लॉट टू द स्प्रेड आउट, यानी कि हमारे पास वो जो एक बेल शेप कर्व आती है वो फ्लैटन हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसे पीक नहीं आती, उसकी पीक बिल्कुल फ्लैटन होती जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लैटन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कर्व पहले ऐसे आ रहा था, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ने एनर्जी बढ़ाई है तो क्या होगा, ये फ्लैटन होता जाएगा ऐसे। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, फ्लैटन होता जाएगा, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को इनहेंस करता है कि दे रिक्वायर द मोर काइनेटिक एनर्जी। Why? Because the kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature according to kinetic molecular theory. Similarly, अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल हैव द लेस एनर्जी। अब अगर उनके पास एनर्जी लेस है तो बजाय इसके कि वो एक दूसरे के से स्प्रेड आउट हो, वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, और फिर क्या होता है, वी आर हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इन अ स्मॉल, तो वहां पे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो कम है। अब आप ये देखें यहाँ पे ये कर्व मेरे पास लो टेम्परेचर का है और ये हाई टेम्परेचर है, किसके पास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, डेफिनेटली हाई टेम्परेचर के पास। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने स्पीड को लिया है, तो ये देखें ये 0 से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 1000 पे लिया है, तो 0 से 1000 तक की वेलोसिटीज कवर हो रही है इस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर देखें ये 0 है, चलें ये मिड है तो इसको हम 500 कह लेते हैं, और एंड पे हमने क्या कह दिया 1000। तो किसके पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वैल्यू ज्यादा है, एट हाई टेम्परेचर। So that's why the high temperature always prefer the larger distribution curve, while the low temperature range varies with favor the low distribution curve. उसकी रीजन क्या है, क्योंकि लेस मॉलिक्यूल के पास लेस एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास, और जब वो लेस एनर्जी है तो वो एक दूसरे के करीब ही रहते हैं। बट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास कर्व है वो स्प्रेड आउट होता है, वो फ्लैटन आउट हो जाता है। और इस वजह से जब वो फ्लैटन हो रहा है, आप देखें यहाँ पे मॉलिक्यूल को ज्यादा जगह मिल गई है, किसके लिए, मूव करने के लिए।
यही वजह है कि हाई टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर देखें, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही छोटा है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल की जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, इसीलिए उनकी स्पीड भी कम है और वो मूव करते हैं लेसर स्पीड पे एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो डिफरेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, ब्लू टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर है, और जो ग्रीन टेम्परेचर है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है। अब हम यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर है, वहां पे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बिल्कुल बेल शेप्ड है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि उसकी जो वेलोसिटी की जो लिमिट है वो कहाँ पे है, वो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0 से हुआ है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज कर ले कि यहाँ पे कितना होगा, 100 कर ले। लेकिन अगर आप ब्लू देखें तो इसकी रेंज डिस्ट्रीब्यूशन की बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 300 लिख लेती हूँ। लेकिन अगर आप ग्रीन देखते हैं, ग्रीन के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज सबसे ज्यादा है, इसको हम नाम दे लेते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का। अब यहाँ पे जो अफेक्ट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास फ्रैक्शन मॉलिक्यूल की जो है उनके अंदर क्या हो रहा है, वो कम हो रहे हैं। फ्रैक्शन हमारे पास कम होने का मतलब है कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल हैं और उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कर लिया है, तो इसी वजह से फ्रैक्शन कम होता गया है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है। इसी तरह हमारे पास मैस का इफेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। मैस का क्या इफेक्ट है, मैस टू वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशन होता है वो हमेशा इनवर्स होता है, यानी कि किसी चीज का जितना भी मैस ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती है। ये हमें एक बात जनरली पता है, एज यू इंक्रीज द मैस द वेलोसिटी ऑफ दैट वन विल बी डिक्रीज, या एज यू इंक्रीज द मैस देन देयर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। यही वजह है कि जो हायर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू द जो लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, ग्राम डिफ्यूजन लॉ, वो भी हमें यही कहता है, डिफ्यूजन लॉ, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके मैस के इनवर्स है। ठीक है, तो किसी चीज का जितना ज्यादा मैस होता है, जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हैवियर होता है, उसकी स्पीड उतनी ही कम होती है। और जो मॉलिक्यूल लाइटर होती हैं उनका क्या होता है, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। और आपको पता है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कर्व के ऊपर क्या असर होगा, कर्व फ्लैटन होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो कर्व फ्लैट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो बिल्कुल जैसे लो टेम्परेचर की रेंज होती है, जो आपका कर्व है वो एकदम नैरो हो जाएगा। सो सेम इफेक्ट जैसे टेम्परेचर के देखा था, यहाँ पे मैस का है। मैस का जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर मैस ज्यादा है, वेलोसिटी रेंज कम है, तो आपके कर्व पे क्या असर पड़ेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नैरो होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द हायर हैवियर मैस, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कम होगी। अब वेलोसिटी कम होगी और अगर आपके पास मैस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैस का इफेक्ट है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, इसको अगर आपने देखा है तो ये देखें, यहाँ पे पता चल रहा है हीलियम, here is the हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे जैसे अगर हम इन गैस के मॉलिक्यूलर वेट्स की बात करें तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन इज द मोस्ट लाइटेस्ट गैस, तो उसका कर्व देखें बिल्कुल फ्लैटन है, और वहां पे उसकी वेलोसिटी की रेंज भी ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो वेलोसिटी रेंज है। लेकिन अगर आप हीलियम की बात करें, वो वाटर हाइड्रोजन से जो है वो हैवियर है, लेकिन वो वाटर से लाइटर है, सो उसका कर्व उनके बिटवीन है। इसी तरह सिंपली जो एक जनरल रूल है वो आपने याद रखना है कि as the mass is increases the velocity will be lower, that's why their curve will be flattened or the narrow। ये आप लोगों ने इस चीज पे ही डिपेंडेंट करता है कि नैरो कर्व कब होगा, जब आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। ठीक है, और फ्लैटन कर्व कब होगा, जब आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप क्या होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है,
और अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मास, देन यू हैव टू नो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कर्व द डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैटन, कर्व ऑफ वेलोसिटी विल बी फ्लैटन, but if temperature is less their flat curve will be narrow. Similarly अगर mass का फैक्ट पूछा जाए, mass के लिए वो flatten है जो है हमारे पास lower mass के लिए। क्यों? क्योंकि अगर low mass होता है तो velocity ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर किसी चीज का mass ज्यादा है तो उसकी velocity कम होगी, एज अ रिजल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो भी आपका नैरो होगा। ठीक है, सो ये कुछ एंड पे भी क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन मालिक्यूल की आप स्पीड को कैलकुलेट करें 25 सेल्सियस पे, इसी तरह हीलियम एटम की है और कलरीन एटम की है। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसीलिए है, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि हेयर रिटर्न इज द 25 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये 25 डिग्री है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन। Mass of nitrogen, helium and chlorine must converted into the kilogram. What is the reason of this one? Because you have to taken all the unit in SI unit. ठीक है, तो इसको भी आप लोग करके देख लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देखिएगा और फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी बच्चों, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, ओके देन इट्स सो फाइन। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ इतनी मुश्किल चीजें तो नहीं है, बिल्कुल आसान सी हैं, इसको पढ़िएगा। ऑलरेडी क्लास में ये लेक्चर अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड कर लें, उसको देखें। और जिन बच्चों ने असाइनमेंट अभी तक नहीं की, आप लोग भी जो सा है वो देखें असाइनमेंट को और उसको कोशिश करें सॉल्व करने की। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस दोबारा कर लेंगे। लेकिन आई थिंक सो अगर आप लोग करेंगे तो इजी है। ठीक है, और कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास तक जो सा ना उसको सबमिट करवा दें। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो तीनों क्वेश्चन है इसको भी कोशिश कीजिएगा आंसर्स को फाइंड आउट करने की, और नेक्स्ट टाइम हम क्लास में वो भी शेयर करेंगे कि किसका क्या आंसर निकला था क्लोरीन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस के लिए। ओके, ओके जी, ओके मैम।